बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड जीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा मैं कैवान हामिद। एक और एपिसोड है जी, बुध के रोज़ हमारी एक प्रोग्राम होता है रात 8 बजे एंड 1 घंटे का हमारा साथ होता है। उर्दू ज़ुबान में हम खैबर न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं। वैसे तो जो पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसका नुमाइंदा चैनल है, वैसे केपी का नुमाइंदा चैनल है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में हम इसलिए प्रोग्राम करते हैं, स्पेशली स्लॉट के अंदर उर्दू ज़ुबान में इसलिए प्रोग्राम करते हैं ताकि वो जो सारे मसले मसाइल हैं पश्तो के, जो करंट अफेयर प्रोग्राम्स में, बुलेटिन में जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसको मेन स्ट्रीम करें और बाकी सारे मुल्क में जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि जो पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो पश्तो स्पीकिंग रीजन्स हैं, वहाँ के जो मसले मसाइल वो एक्चुअली क्या है, ताकि हम इसको मेन स्ट्रीम कर सकें। हम उर्दू ज़ुबान में प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो लीडिंग टॉपिक्स हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो रीजनल से प्रोविंशियल से नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर प्रोग्राम्स में इवन ऑन द मेन स्ट्रीम चैनल्स डिस्कशन हो रही है, लेकिन ऑन एंड ऑफ डिस्कशन थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट अवे कर जाती है बिकॉज ऑफ अ फ्यू पोलिटिकल गिमिक्स बाय अ फ्यू पोलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर्स एज वेल। लेकिन आज हम बात करेंगे स्वात में जो हो रहा है उसके हवाले से। आज हम बात करेंगे लोगों के क्या तासरात हैं इस हवाले से, जो वहाँ की लीडिंग पार्टी इस वक्त हुकूमत में है प्रोविंशियल लेवल पे, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके अलावा फेडरल इसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकती है, क्या रोल प्ले करना चाहिए है, और साथ साथ कौन सी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर रहे हैं जिस पर नज़रसानी हो रही है। इन सारे टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए खैबर न्यूज़ के लिए। उनको ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर न्यूज़ के, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आपको नज़र आते हैं। उसके अलावा न्यूज़ के डेस्क इंचार्ज भी हैं खैबर न्यूज़ की। जो सारी डिसमिनेशन हो रही है न्यूज़ की, मुख्तलिफ रीजन से भी जो न्यूज़ आ रही है इनकी नज़रों से गुजर रही है और सवाद के हवाले से भी बहुत अच्छा एक ग्रिप है इनको। एंड ये जो रिसेंट एक मिलिटेंट एक एक्टिविटी नज़र आ रही है और जिसके हवाले से डिस्कशंस बहुत हुई हैं, बहुत प्रोग्राम्स हुए हैं, इस पर भी एक अबूर हासिल है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में हनीफुर रहमान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। वीडियो कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं ANP को रिप्रेजेंट करने के लिए सेनेटर जाहिद खान साहब। उनका भी शुक्रिया करेंगे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सेनेटर ज़ीशान साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगा। सर PTI की इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविज़म में कहूँगा बहुत ज़्यादा इस वक्त चार्ज पे है एंड साथ साथ खान साहब की जो हाज़िरी है कोर्ट की भी चल रही है, साथ साथ बाकी वो इवेंट्स में भी नज़र आ रहे हैं राइट आफ्टर अपेयरिंग ओवर देयर। लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है जो KP में हो रहा है, क्योंकि इस वक्त KP में इनकी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है आप लोगों की, और यहाँ एक्सपेक्टेशंस भी कुछ वक्त के साथ साथ बढ़ी हैं एंड इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया जा रहा है कि भाई डेट सबसे पहले आप अनाउंस करें फिर आगे बात करेंगे। इस वक्त मैं जानना चाहूँगा PTI के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सर, सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है आपकी पार्टी की तरफ से, जिससे आप कह सकते हैं कि भी इस वक्त सारे पाकिस्तानियों को, सारी अवाम को और हुकूमत को भी जो फेडरल में बैठी हुई है उनको भी इसकी तरफ सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए। व्हाट्स द प्रायोरिटी? बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया। कैवान साहब देखें, खान साहब हमेशा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जी इस मुल्क में आजकल जो भी हालात हैं, देखें आपने तो बताया ना कि जो अगर स्वात में हो रहा है या लाहौर में हो रहा है, कराची में हो रहा है, वो हम ये इन चीज़ों पे बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि इधर पाकिस्तान में ओवरऑल जो हालात हैं, अगर वो माशी हालात हैं या फिर वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, तो इसका सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम पे है वो है सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं है। ठीक है। और सियासी इस्तेहकाम ये खान साहब सिर्फ नहीं कह रहे हैं, देखें ये तो बैनुल अक़वामी इदारे भी कह रहे हैं। अब तो IMF ने भी एक दफ़ा स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको कम से कम नए इलेक्शन कराने चाहिए। देखिए नए इलेक्शन से ही लोगों को पता चलता है कि भाई अब ये मुल्क जो है ये स्टेबल है, 5 साल के लिए हुकूमत बैठी हुई है, तो अब इस पे जाके सारे इदारे भी एतमाद करते हैं। अगर आपको लोन्स चाहिए, अगर आपको बाकी जो भी असिस्टेंस चाहिए, अगर बाकी ममालिक हैं, अगर फॉरेन इन्वेस्टर है, वो सारे इन चीज़ों को देखता है कि भाई इस मुल्क में एक हुकूमत है और अब जो है तो आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। अब इस टाइम पे ये बहुत बड़ा मसला है। आपने खुद अपने सवाल में ही मैं कहता हूँ कि इसका जवाब है कि बिल्कुल PTI की हुकूमतें तो हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, लेकिन फेडरल में जो हुकूमत है क्या उनका PTI की हुकूमतों के साथ क्लैश है, और ये क्यों है, ये सवाल तो हम भी करते हैं। अभी जो आपने कहा जो सवात में हुआ है, तो देखें जी मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सूबाई हुकूमत का भी इसमें रोल है, लेकिन वफाकी हुकूमत में क्योंकि ये तो मिलिटेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं और इस पर हमें ज़रूर मतलब बात करनी चाहिए। इस पे मेरे ख्याल से तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती इससे पहले
तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी और इस पे बात हो जानी चाहिए थी कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। और क्योंकि मैं तो खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैंने तो पिछले वो 15-20 साल देखे हैं, मैं उस चीज़ में, उस मिलिटेंसी में हम बड़े हुए हैं, हमने सियासत की है, हम हल्कों में नहीं जा सकते थे। ये आपके बाकी भी इधर गेस्ट बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा अगर वो ANP के साथी हैं या बाकी जमातों के साथी हैं, उनको भी ये मसाइल थे। तो देखें, KPK में मैं PTI का बाद में हूँ, पहले मैं KP का हूँ, मैं पख्तून हूँ। और अगर ये चीज़ फिर हमारे सूबे में ये मसला अगर ये आएगा तो ये हमारे लोगों को भी तबाह करेगा, ये हमारे कारोबार को भी तबाह करेगा और हम फिर 10-20 साल पीछे चले जाएंगे पूरे पाकिस्तान से। तो इसी डिस्कशन में मैं चाहूँगा, जाहिद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, ANP से आपका ताल्लुक है, जो वफाक की हुकूमत है उनके इत्तेहादी भी हैं, आप PDM हुकूमत के साथ आप चल रहे हैं। इधर जो PTI की हुकूमत है KP के अंदर, उनसे क्या उम्मीदें हैं ANP की पर्टिकुलरली? क्या उनको करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा जलसों में भी एक आवाज़ें उठाई जा रही हैं? और इनकी तरफ से जो, जैसे ज़ीशान साहब ने मेंशन किया कि फेडरल अगर इसके अंदर सेंसिटाइज नहीं होगी तो PTI की जो हुकूमत है प्रोविंशियल लेवल पे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती है। तो इस सूरत हाल के अंदर प्रोविंशियल लेवल पे क्या करने की ज़रूरत है? और सिंस आपका फेडरल से भी एक अब गहरा ताल्लुक बन चुका है, तो फेडरल कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है और कितना कर रही है रियलिस्टिकली? जी जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल आपने किया। देखिए, जो हकीकतें देखना चाहिए, आपको याद होगा कि 1.5 साल हनीफ खान को पता है, 1.5-2 साल से चीख रही थी कि भाई तालिबान वापस आ रहे हैं, वो दहशतगर्द जो है वो वापस आ रहे हैं और फिर इन इलाकों में देखने को मिल रहे हैं और लोगों से बता मांग रहे हैं। और हमने तो बहुत शोर मचाया, यहाँ तक हमने कहा कि जो सूबाई हुकूमत है उसके वजीर भी और उसके जो एक्स गवर्नर था वो भी बता दे रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त जो हमारे वक्त में था, जिसमें इसके वालिद साहब हमारे साथ थे, खानदादा साहब, उस वक्त हमारी मस्जिद में बम पड़ता था, अस्पताल में पड़ता था, अब जनाजे में था, लेकिन बता नहीं थी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो खतरनाक है कि वो तो पैसे भी मांग रहे, बता भी लेना चाहते और जो भी बता नहीं देते, फिर ये सूरत हाल हुई है। हमारी बात पे किसी ने कान नहीं दूरी। आपको याद होगा कि जब अफगान तालिबान जाके काबल पे बैठ गए तो हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब है, उसने कहा कि जी वो तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, ये हमारे दोस्त आ गए। अगर हमारे दोस्त उधर बैठे तो हमें फिर अभी किस चीज का खतरा है? देखिए, अशरफ गनी और के लिए तो हम कह रहे थे कि जी ये हमारे दुश्मन है, ये हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है और ये जो दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है ये उनकी वजह से हो रही है। अभी तो मसला है ही नहीं, उधर तो हमारे दोस्त बैठे हुए जिनके लिए हमने सारे 40-50 साल लड़ाई लड़ी है, जिनके लिए हमने अपना सब कुछ दिया था, दाव पे लगाया था। मुझे आप बता दें कि जो कल स्वाद में हुआ है, ये अभी अवाम निकल रहे हैं। ये खतरनाक बात ये है कि अभी अवाम निकल रहे। और जहां तक सूबे का ताल्लुक है, देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना ये सूबे का काम है, मरकज का नहीं है। हाँ, मरकज उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आप उनको कहे, अगर आप उनको नहीं कहे तो मरकज खुद इंटरफियरेंस नहीं कर सकता है। ये 18 अमेंडमेंट के अंदर की बात है। जब हम थे 2009 में 8 में हम आए तो 2009 में हमने मुज़ाकरात की, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जब नाकाम हो गए फिर हमने ऑपरेशन की तरफ गए। हमने अपने सूबे में प्रोविंशियल असेंबली से इजाज़त ली। उस जो लोग असेंबली में नहीं थे हमने बाहर से उनको बुलाया, लेकिन हमने मशावरत की। फिर हमने नेशनल असेंबली लेके गए, फिर नेशनल असेंबली से हमने इजाज़त ली, फिर हमने ऑपरेशन किया। अब मुझे बता रहे, अभी जो इनकी हुकूमत थी ये कहते हैं हमारे उसके साथ अमन की बातें हो रही है, जो दहशतगर्द है या तालिबान है। तो बता देना क्या बात हो रही थी, वो किसने, वो मुज़ाकरात किसने की थी और किस तरह की मुज़ाकरात की थी और मुज़ाकरात क्या थे। और सबसे बड़ी बात, गलती हमने क्या किया था कि जो दोहा माहिदा हुआ था, हमने उसमें क्या अपने लिए एक सेफ रास्ता इख्तियार किया था। हमने उसमें कोई चीज नहीं की थी, बस हम इसी खुशी में देखे हो गया। और आपको याद होगा कि हमारे जो उस वक्त के ISI की चीफ था, वो जाके अब अफगानिस्तान काबल में बैठा और वो दिखाता सारी दुनिया देख रहे थे। अब उसी सूरत हाल में जो अभी इस वक्त, अच्छा, इस हवाले से साहब मैं चाहूंगा हनीफुर रहमान साहब का भी थोड़ा सा इसमें फ्रॉम जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा इनपुट लेना चाहूंगा। फिर आप जरूर जाए, एक बात फाइनल करो। देखिए, कल जो कुछ हुआ है मिंगोरा में, ये तारीख का एक हुजूम था और उसमें जो हुक्मरान पार्टी के एक में MP आया, बेचारा को तकरीर तो छोड़ दो, वो बोतले मार मार के वो भगा दिया। एक उसका जो उस मिंगोरा के नाजिम था उसको भी भगा दिया। तो ये सूरत हाल क्यों इसने
खराबी की तरफ चला गया। ठीक है, जाहिर है कि मूविंग ऑन, हुकूमत की अनीस भाई मैं चाहूंगा सर इसके हवाले से जो ज्यादा प्रोमिनेंट एक चीज नजर आ रही है, फिंगर पॉइंटिंग नजर आ रही है। ये अब आप फेडरल लेवल पे ले लें, प्रोविंशियल लेवल पे ले लें, फॉर दैट मैटर एनालॉजी ड्रॉ करने के लिए आप जब लोकल लेवल पे भी आते हैं, एक थाने के पास जाते हैं, कहते हैं ये उस थाने के डोमेन में आता है, उस थाने के पास जाके कहते हैं ये तो फेडरल से हमें कुछ मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अगर ऑर्डर मिलेगा तो तब हम फॉलो करेंगे। ब्लेम गेम चल रही है, अवाम सफ़र कर रही है, अवाम हजूम में अगर बाहर निकली है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन निकली है, एब्सोलूट रिजेक्शन नज़र आ रही है। लेकिन ये वाली जो चीज़ चली कि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो आपकी है, आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई फेडरल की तरफ से सपोर्ट नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना पूरा नहीं कर रहे जो आपका फर्ज है। ये ब्लेम गेम चल रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मैं क्रिटिकल एस्पेक्ट भी डालता हुआ चलूँ, तीसरे नंबर पे अनफॉर्चुनेटली एस्टैब्लिशमेंट को भी ड्रैग इन किया जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। फिर फाइनली वो नारे लगने शुरू हो जाएंगे जो मेरे ख्याल से मीडिया भी नहीं चाहेगा, सोशल मीडिया पे भी हम वो नहीं देखना चाहते। अगर यही कल्चर बना रहा थोड़ा और अरसा तो फिर विल बी ड्रैगिंग इन दी एस्टैब्लिशमेंट इज वेल, विल बी ऐसे हम एहसास सितारों को ड्रैग इन करना शुरू कर देंगे इस ब्लेम गेम के चक्कर में। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये इसकी वजह से तो बदतर ही होगी। क्या कहते हैं? केवल आपने बहुत अहम नुक्ते को रेज किया है कि ये जो ब्लेम गेमिंग है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं कि ये फेडरल सब्जेक्ट है या प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसको ये पता नहीं, ना आवाम को ना पता है ना सरोकार है। आवाम ये चाहती है कि हमें अमन चाहिए। जहाँ तक फेडरल या सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी की बात है तो हमारे पुख्तनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ साहब जी। वो अफगानिस्तान जाते हैं, जरगा लीड करते हैं और वहाँ पर तालिबान के साथ जो है वो बकौल उनके और बाकी जो साथ लोग गए हुए थे उनके कि वो बातचीत का सिलसिला वो जारी रखते हैं, फिर वो वापस आते हैं। तो अगर ये फेडरल हुकूमत जो है अगर ये उनका सब्जेक्ट है या वो उनके मामलात हैं तो मेरे ख्याल में फिर सूबाई हुकूमत को अपने बैरिस्टर सैफ साहब से पूछना चाहिए कि आप किस कैपेसिटी में गए थे। क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब के बारे में 2-3 दिन पहले मुराद सईद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तो रियासत के नुमाइंदे के तहत गए थे, हमारा नुमाइंदा वो नहीं है। तो अगर वो आपका नुमाइंदा नहीं है तो वो आपकी हुकूमत की तर्जुमानी कर रहा है। वो अगर कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो वो आपका वो अगर आप चाहें या ना चाहें वो आपकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक तो ये बात है कि मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत को ये कन्फ्यूजन जो है ना ये दूर करनी चाहिए और एक क्लियर कट स्टांस लेना चाहिए कि ये हमारा किरदार है, ये हमारा रोल है और हम ये करना चाहते हैं। और अगर हम ये किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हर्डल्स क्या है, ताकि लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। दूसरा केवल टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अगर दियानतदाराना राय दूँ तो ये जो मिलिटेंसी और दहशतगर्दी के मामलात होते हैं ना, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना ये मामलात ना फेडरल हुकूमत डील करती है ना कर सकती है, ना माजी में ऐसा हुआ है, ना सूबाई हुकूमत डील करती है ना कर सकती है, ना माजी में ऐसा हुआ है। ये मामलात कौन डील करते हैं? हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इदारे हैं, ये वो डील करते हैं। ठीक है, लेकिन माजी में और इस दौर हुकूमत में थोड़ा फ़र्क है। 2007-8 में 2013 तक अगर मिलिटेंसी के हवाले से कोई एक्शन लिया गया तो उस वक्त की जो हुकूमतें थी, उस वक्त फेडरल में जो है पीपल्स पार्टी थी और सूबाई हुकूमत ANP और उनकी थी, पीपल्स पार्टी की थी। उन लोगों ने ना ये कि सपोर्ट किया बल्कि बैक पे वो खड़े थे। आपको याद है बशीर बिलोर हर जगह जाके बोलते थे कि आपके खुद कुछ धमाके वो जैकेट्स ख़त्म हो जाएंगे, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। मैं इफ्तिखार साहब हर जगह जाते थे। इस दौर हुकूमत में अलमिया ये है कि हमें वो सपोर्ट नज़र नहीं आ रही जो लोगों का गिला है। जो कि जद खान साहब ने कहा कि कल मिंगोरा में बाकायदा स्टेज से लोगों को मना किया गया कि आप गुफ्तगू ना करें। उसकी वजह यह है कि उस तरीके से वो सपोर्ट नज़र नहीं आ रही जो सपोर्ट हमें माजी में नज़र आती थी। अच्छा है, बुरा है, गलत है, ठीक है, ये एक अलग बहस है। लेकिन सूबाई हुकूमत को जिस तरीके से आगे आकर लोगों के साथ खड़े होकर, जिस तरीके से एक ज़बां होकर उनकी हिम्मत बांधनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से PTI को नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। चाहूँगा ज़ीशान साहब, इस तरह के माजी में भी काफ़ी वाक़यात हुए हैं, मौक़े आए हैं जहाँ गिला अवाम को भी हुआ है। सोशल मीडिया पे भी एक थोड़ा बहुत बैकलैश मिला है PTI को कि जहाँ सेंसिटाइजेशन दिखनी चाहिए थी वहाँ नज़र नहीं आई, वहाँ खान साहब की तरफ से उतनी एक्टिविज़म नज़र नहीं आई, उतनी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई। अब यही गिला नज़र आ रहा है कि आप लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है, आप लोगों की प्रेजेंस ही नहीं है, आप लोग अपने प्रेसेस में भी उसका इतना जिक्र नहीं कर रहे, आप लोगों की एक्टिविटी तो कोई और है, आप लोग को तो इलेक्शंस की पड़ी हुई है। ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अगर आपको एटलीस्ट फ़िक्र है इन चीज़ों के बारे में तो वो फ़िक्र का इजहार तो करें, बजाय कि आप उन पे डालें, इन पे डालें, आप कहें कि वी हैव बेटर थिंग्स टू डील विद राइट नाउ। क्योंकि इस वक्त ये सेंटिमेंट जा रहा है कि उनकी इस वक्त कहीं और नजरें हैं,
ये होता रहेगा। हाँ जी, हमें फिक्र है। सैलाब के वाले से भी कहा गया था, जब एक दफ़ा जब कहा गया था, खान साहब ने कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा इन चीज़ों की तरफ से। जब हज़ारास के हवाले से एक चीज़ हुई थी क्वेटा में, उन्होंने कहा था कि आई विल नॉट विजिट, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तब भी ऐसा सेंटिमेंट किया था कि उनको फिक्र ही नहीं है। और पीटीआई हुकूमत इस हवाले से ऐसा सेंटिमेंट देती है कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते ये चीज़ें। तो वो प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है आवाम को ज़रा हौसला अफजाई देने के लिए? केवान साहब, मेरे ख्याल से देखें, ये मुख्तलिफ चीज़ें आपने बताई है ना। फ्लड का एक अलग इशू है। फ्लड के बारे में तो मेरे ख्याल से अगर खान साहब ने जितनी एक्टिविटी दिखाई है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने तब भी कहा गया था सर जलसे ना करें, फ्लड में ज़्यादा नजर आए। नहीं, अवाम ने कहा था। नहीं, अवाम की वो तो किस अवाम ने, किसकी अवाम ने कहा था, ये भी देखना चाहिए ना। ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं। हमारे खान साहब, इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने जो किरदार अदा किया फ्लड में वो सबके सामने है। और अभी भी आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में जो उस पर जो एक्टिविटी चल रही है वो भी सारे लोगों को पता है। ये जाहिद खान साहब ने एक बात की है कि इन लोगों ने पीटीआई ने पीस के हवाले से तालिबान के क्या हुआ, इन्होंने क्या चीज़ें देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान के टाइम पे अल्लाह के फजल से इस मुल्क में कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं था। जितना भी वो 3-3.5 साल जितने भी थे वो अल्लाह के फजल से बड़े सही थे। अभी ये जो मिलिटेंसी अभी ये जो स्टार्ट हो रही है, लग रहा है इसका इंशाल्लाह ताला इसका जो भी तरीका होगा इसको वे फॉरवर्ड हम देंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि देखें, ये पहले भी जिस सतह तक ये चीज़ चली गई थी, जो टेररिज्म जिस एक ख़तरनाक लेवल तक चली गई थी, और इन्होंने बताया कि जिस तरह के उस टाइम पे जो हुकूमतें थी उन्होंने भी जाके पीपल्स पार्टी या नून लीग ने भी जाके बातें की, और फिर हमारी अस्करी क़यादत ने उसमें जो रोल अदा किया, जो ऑपरेशंस हुए हैं, मैं हमेशा उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस पर कि ये उन ऑपरेशंस की वजह से हमारा सूबा जो है तो वो टेररिज्म फ्री हुआ। और उसके बाद फिर जाके हमारे आज आप सवात के जो उधर के जो मैं कहता हूँ जो ज़मीनों के रेट्स हैं वो आज 10 साल पहले आप देखें और आज देखें उनमें कितना फ़र्क आया, क्योंकि उधर टूरिज्म स्टार्ट हो गई है, उधर इंडस्ट्रीज़ और काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। तो यही चीज़ है ना, देखें टेररिज्म को ख़त्म करने का ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और ये ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला आगे भी इस मुल्क में ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं होगी। लेकिन अभी ये जो चीज़ें आ रही हैं या ये जो वाक़यात हो रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ये आपकी इस बात की कदर करता हूँ। अभी बात यह है कि हमें जो मुल्की जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ भी हमें डील करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पहले आती है। इन चीज़ों पे टेबल पे इकट्ठा बैठने के हवाले से मतलब कि एग्रीड है पीटीआई? देखें, एग्रीड तो है, लेकिन बात यह है कि ये तो सारी अब आपकी अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो उसकी वजह से आपको और काफ़ी इश्यूज आते हैं ना। देखें, सिक्योरिटी इश्यूज भी इसी वजह से आते हैं। अब अगर आप देखें अफगानिस्तान में लोग बात करते हैं कि जी अफगानिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। आपको पता है कि एक अफगानी रुपया जो है आजकल पाकिस्तानी 2.5 रुपया है। तो ये कैसे अफगानिस्तान है, जो कि कौन सा अफगानिस्तान कोलैप्स हो रहा है? इससे पहले तो फिर हो सकता है कि हमारे मुल्क का जो है तो ये हुकूमत बेड़ा गर्क कर दे। तो उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसी तो हमसे स्ट्रांग है। तो ये इस तरह के देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंस्टेबिलिटी है। इनकी वजह से जो बाकी जितने भी ममालिक हैं जो पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाहते हैं वो इस तरह के चीज़ें कर रहे हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से जो खान साहब कहते हैं एक ही सोल्यूशन है इसका, जो हमें इलेक्शन फौरी कराने चाहिए, यही टाइम है। देखें, इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये अब हमारी हुकूमत है अगले 5 साल के लिए, और पूरी दुनिया को पता चले। तब हमारे जितने भी अब ये तो देखें अपोजिशन है, ये तो आपको किसी भी एक छोटी सी चीज को उठा के तो कभी कहेंगे जी वो आपका जो ऑडियो लीक निकल आया है, तो कभी ये हो गया कभी वो हो गया। इस तरह देखें, इस तरह तो हुकूमतें, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। हमारे मुल्क में और बहुत बड़े मसाइल हैं। छोटे से वक्फे पे जाना है ग्राउंड जीरो के अंदर। वक्फे से वापस आने के बाद ANP से हमारे साथ सेनेटर जाहिद खान साहब मौजूद हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे। पीटीआई कहती है स्टेबिलिटी आएगी तो हालात बेहतर होंगे। स्टेबिलिटी आने के लिए साथ साथ ऑब्वियसली ये भी कहती है कि भाई जब हम हुकूमत में आएंगे हमें पूरा स्टेंट दिया जाएगा और बीच में अब्रप्टली हमें रिमूव नहीं किया जाता तो शायद ये दिन हमें देखने को ना मिलता। ये एक प्रोरोगेटिव है जिसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है। इस हवाले से ऑपोजिशन क्या कहती है उनकी, ये हम जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी
नाज़रीन, वेलकम बैक टू ग्राउंड जीरो। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, सेनेटर जाहिद खान साहब फ्रॉम ANP एंड हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हनीफुर रहमान साहब। जाहिद खान साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। सर, स्टेबिलिटी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या ज़रूरी नहीं है सारे मसले सॉल्व करने के लिए? जो PTI की एक आर्ग्यूमेंट है कि थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दें, इस तरह के बीच में चीज़ें ना करें तो माशी हालात भी बेहतर हो जाएंगे, सिक्योरिटी के भी खदशात इतने ज़्यादा नहीं होंगे। और ये बात थोड़ी कुछ हद तक दुरुस्त नहीं है कि PTI के दौरे हुकूमत में एटलीस्ट प्रोविंशियल लेवल पर भी अगर आप देखें तो स्वात की ये सिचुएशन पहले तो बनती हुई नज़र नहीं आई, जैसे भी उन्होंने हैंडल किया अफगान तालिबान के हवाले से सिचुएशन को, लेकिन ये सिचुएशन स्वात में तो नहीं थी थ्रू आउट देयर टेन्योर इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये ऐसे नहीं है। मेरे ख्याल में आप तारीख को अगर पीछे से देख ले तो 2000 ये शुरू हुआ था 2000 से और 2008 तक ये पीक पे चला गया था। और जब हम हुकूमत में आए तो हमने कुर्बानियाँ दी। मुझे PTI का एक ही कोई बता दे कि उन लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी है। हमने तो देखे, जिस तरह के हानिफ ने कहा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, हमने डायलॉग की, डायलॉग नहीं माना गया, फिर हम बैठकर जरगे किया और हमने जरगे में जाके कहा कि जी ये अभी नहीं मानते हैं, हम आपकी पुश पे खड़े हैं। और उसकी पुश की खड़े होने का आपको पता है कि हमने सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दी और 1200 लोग हमारे शहीद हुए। हमारे बशीर बिलोर साहब देखे, इन्हीं इसी तरह 1200 हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। किस वजह से? हमारा कोई जाति जंग तो नहीं था और हम तो अभी तक हो रहे हैं। मुझे तो हैरत है, 2018 में हारून बिलोर 2018 में शहीद हुआ। क्या अभी भी हमारी हुकूमत थी? हमारी हुकूमत तो 2013 में खत्म हो गई थी। ये बात नहीं है कि जी अब देखिए PTI की जो हुकूमत आई थी तो उससे पहले ऑपरेशन सारे हो चुकी थी और अच्छी बात है कि अमन आया था और अमन के लिए हमने कुर्बानी दी और आज भी हम कुर्बानी देने को तैयार है। मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ, जब हम स्वात में गए और स्वात में हमने बात की है अवाम से कि जिस तरह कल खुद निकले हैं, हमने अवाम से बात की कि भाई आप उठ के खड़े हो जाओ, अभी ऑपरेशन करने और हमने इनको सपोर्ट करना है एस्टेब्लिशमेंट को। तो लोग हमें कहते कि जी आपके दिमाग खराब है। हमने कहा क्यों? उन्हें कहा कि ये जो चेक पोस्ट है ये हमारे मिलिट्री का और ये चेक पोस्ट तालिबान का है। ये एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, जब एक से हम क्रॉस करके दूसरे में जाते वो हमसे शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, शनाख्ती कार्ड पूछते हैं। तो इसी सूरत हाल में कहते हैं तो ये एक ही लोग है, तो हम इसके खिलाफ क्यों खड़े हो जाए? हम अपने आप को मार दे। लेकिन हमने जब उसको हौसला दिया, जब हमने तसल्ली दी और जब उनके साथ हम खड़े हो गए थे और हमने कुर्बानी दी, तो आपने देखा था ना कि स्वाद में उस वक्त अमन आ गया था। मैं तो खुद दिल का रहने वाला हूँ हुकूमत के साथ और उस मुज़ाकरात में मैं बजाते खुद मौजूद था और सारे बातें हम करें, इसके बावजूद भी हम जाते थे। जब मुज़ाकरात के साथ उनके साथ बैठते थे तो वो सुसाइड साइडों पे खड़े हो जाते थे। लेकिन हमने इसलिए खौफ नहीं करनी थी कि हमारा सुबह है। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी माशी का ये अलग, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे लिए इन पुख्तूनों के लिए इस वक्त सबसे सर्वाइवल मेरे जिंदगी का है। अगर ये सोचाल देखें, आप सूबाई हुकूमत इनकी है, ये सूबाई असम्बली में पास ही कराता, पास करवा दे। चीफ मिनिस्टर साहब देखिए, CCI बनी है ना, CCI में एक चीफ मिनिस्टर भी आप CCI की मीटिंग बुला सकते हैं, तो बुला के देखिए। अगर ये फेडरल गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देते और फेडरल गवर्नमेंट, तो हम उनके साथ खड़े होकर उनके साथ लड़ेंगे फेडरल के साथ। लेकिन अगर ये खामोश बैठे हैं, ये खुद कुछ नहीं करते। और अभी आप ये हनीफ खान से पूछे, जब तालिबान आ गए इस बात में ना, तो उसने 3 चीजें टारगेट की। उसने कहा फर्स्ट पे हमारे हो गए जो अमन जरगा था उनको मारेंगे, उसके बाद ANP को मारेंगे, उसके बाद जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को मारेंगे। तो वहां पे हुकूमत या PTI का तो कोई जिक्र ही नहीं था। ये सारी पुश्तों में ये हर जगह भी चल रहा है। लेकिन हमने न खौफ खाई न डरे। कल भी हमारी क्यादत आपने देखा था, स्वाद में गया था। हम तो कहते हैं कि भाई ये हम अगर हमारा सुबह है, हम जिंदा होंगे तो ये बाकी मसाइल हल होंगे। लेकिन जब हमारी जिंदगी हमारे अगले वाले नस्ल के लिए तबाही का सबब होगा, तो मेरे ख्याल में हमें कोई कह सकते कि जी इलेक्शन से क्या अमन आ जाएगा। हम तो कहते हैं इलेक्शन, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमारे तो 100 साल हो गए। हमने तो हमेशा के लिए इलेक्शन हमने हारे भी है, लेकिन हमने इलेक्शन से कोई नहीं भागता। लेकिन अभी इस वक्त जो मेरे लिए जान का मसला है वो सबसे अहम है, ये दहशतगर्दी का, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सही हो, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे मैं फर्दर एक्सपैंड करूंगा। हनीफ भाई से मैं उनकी रिफ्लेक्शन लेना चाहूंगा इसी पॉइंट के ऊपर। सर, एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म होती हुई नजर आ रही है ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के दौरान। यहाँ थोड़ा बहुत मैं एक और
माजी का थोड़ा बहुत एक हवाला देना चाहूँगा, द ओरिजिन्स ऑफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एंड इस तरह की काफ़ी ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक्टिविज्म होती हुई नज़र आई है। उसमें कुछ जेन्युइन केसेस के बेसिस पे स्मॉल नंबर ऑफ पीपल बिकेम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लेकिन जैसे जैसे लोग उसमें ऐड हुए हैं तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा की गई है। और जब एक्सप्लॉयटेशन हुई है, असल मकसद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जैसे दहशतगर्दी का अब यहाँ मकसद हमारा है कि इसको इरेडिकेट करना है, और कुछ लोगों ने उसके ऊपर नंबर वन, अब मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी पार्टी कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर ज़रा पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है, उसके ऊपर नाजायज़ लेवल पे और चीज़ें जब ऐड हो जाती हैं तो असल जो चीज़ है, जो रूट कॉज है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्या यहाँ उस तरह के खदशात तो नज़र नहीं आ रहे कि ये भी फ्यूचर में जाके असल जो उस रीजन की जो पीस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और उसमें थोड़ा बहुत तड़का डाला जाएगा ह्यूमन राइट्स का, थोड़ा बहुत तड़का डाला जाएगा पॉलिटिकल का, थोड़ी बहुत वो इस्टेब्लिशमेंट वाली बातें भी आनी शुरू हो जाएंगी। एंड हमारे सारे इदारे इस हवाले से एक दूसरे को क्रिटिसाइज तो कर रहे होंगे, बट द सिक्योरिटी डज नॉट सीम टू बी गेटिंग बेटर विद ऑल दीस थिंग्स। देखिए, इसका तो बड़ा आसान है मेरे ख्याल में। देखिए, सूरत-ए-हाल एक्सप्लॉइट कब होती है? जब आप जो जेन्युइन इशू होता है या जो कोर इशू होता है उसको जब आप एड्रेस नहीं करते, उसको जब आप हल करने की कोशिश नहीं करते, तो क्या होता है उसके नतीजे में जो 5-10 अफराद होते हैं वो कल को 50, 100, 200, 1000 बन जाते हैं। तो वो उन अफराद की बढ़ती हुई तादाद को रोकने का आसान तरीका ये है कि उन इश्यूज़ को आप एड्रेस करें, जितनी जल्दी हो सके आप करें, और लोगों को एतमाद मिले, बजाय इसके को आप उस पर एक लेबल कर दें कि भाई आप तो एंटी स्टेट बात कर रहे हैं और आप जो है गद्दार हैं और आप जो है मजहब को नहीं मानते, आप कल्चर के खिलाफ है, कोई भी नाम आप दे लें, कोई भी आप जो है उस पर धब्बा लगा दें। ये यहाँ बदकिस्मती होती है हमारे यहाँ ये है कि आप जब अपने हुकूक की बात करते हैं, आप किसी जेन्युइन इशू पर भी बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक खास तबका, एक मखसूस जहन है, वो ये सोचता है कि जो हम देख रहे हैं पूरी दुनिया वही देखें, जो हम सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं हर बंदा वही सुने, और जो हम बोलना चाहते हैं उसकी तारीफ की जाए। एब्सोल्यूट राइट में एग्जैक्टली कि भाई मेरी जो बात है वो हतमी बात है, मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल हतमी है, और मैं जो पाकिस्तान के लिए जो मैं सोच रहा हूँ यही पाकिस्तानियत, यही हुब्बुल वतनी है। अगर मैं मेरी बात जिस पाकिस्तान को, जैसे पाकिस्तान को मैं चाहता हूं, अगर केवान वैसे नहीं चाहता, वैसे नहीं मानता, तो केवान हुब्बुल वतन नहीं, केवान जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला नहीं। ये जहन जो है ना, इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन होती है तहरीकों में, इस वजह से फिर इशूज जो है वो पीछे रह जाते हैं। अब देखिए, आपने पीटीएम का नाम लिया, मैं कितने लोगों को जानता हूं कि बाहर मुल्कों में बैठ के, यूरोप और अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो ओल फुल बकते रहते हैं, ठीक है। उसका तरीका ये था कि आप अगर शुरू में पीटीएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको आप एड्रेस करते हैं चेक पोस्टों पर। देखिए, आजकल एक नारा है बड़ा मशहूर हो चुका है सबात में कि चेक पोस्ट पे गाली नामंजूर। यहाँ मतलब यहाँ से मुराद, जब हम किसी ब्रीफिंग वगैरह में कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मौका मिल रहा है, तो हमने उनके सामने अपनी बात ज़रूर रखी है कि भाई हजरत आप ऐसा करें। आप आसान फार्मूला यह है कि लोगों के दिलों में इज्जत अगर आप चाहते हैं, एक काम आपने करना होगा, आवाम के साथ चेक पोस्टों पर रवैया आपका बेहतर होना चाहिए। इस एक चेक पोस्ट का जो रवैया है ना, इसकी वजह से ये पूरे मामले को एक्सप्लोर किया गया है। ऐसा नहीं होता बदकिस्मती से। वो अगर माना जाए, फिर जो मिसिंग पर्सन का जो मामला है इस पर को जरा फोकस किया जाए, फिर इस तरह की जो अगर धमाका होता है, कोई एक्टिविटी होती है, कोई दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है, तो आप पूरे के पूरे गांव को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, पूरी की पूरी बरादरी को आप ले जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, महीनों उनका पता नहीं चलता। ये वो इक़दाम हैं जिसकी वजह से वो जो लोग पाकिस्तान को गैर इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और फिर वो फ़ायदा उठा भी रहे हैं। तो मुझे खदशा है, मुझे डर है इस बात का कि खुदा न खास्ता हाकिम बदन कि अगर सवात की सूरत-ए-हाल को, बाजवर की सूरत-ए-हाल को, ये बाकी मामलात जो हैं जितने इलाकों में ये बदअमनी का हमें एक फिजा नज़र आ रही है, अगर वहाँ पर फ़ौरन दीर में, एग्जैक्टली बिल्कुल दीर में MP साहब पर हमला हुआ, दीर में चाहे तालिबान की तरफ से हो, चाहे मिलिटेंट की तरफ से हो, चाहे क्रिमिनल की तरफ से हो, चाहे किसी माफिया की तरफ से हो, बदअमनी किसी भी शक्ल में हो, उसको रोकना बहरहाल जिम्मेदारी किसकी बनती है? सिक्योरिटी इदारों की, हुकूमत की। तो अगर ये चीज़ें नहीं रोकी गई तो फिर ये चीज़ें एक्सप्लॉइट भी होंगी, लोग फ़ायदा भी उठाएंगे, और बहती गंगा में फिर हर 2 नंबर बंदा हाथ धोएगा। सही। इसमें जो शुरू में आपने पॉइंट रेज किया जीशान साहब, मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा। अब मैं एज अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं कहूँगा कि ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। ज़्यादातर हमने रिसेंटली सिंस द पॉपुलैरिटी ऑन सोशल मीडिया क्वाइट क्लियरली नज़र आता है कि पीटीआई की है, सोशल मीडिया एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसमें एक मतलब कि सिस्टमैटिकली चीज़ें की जाती हैं, तो ऑब्वियसली दोज थिंग्स आर मोर विजिबल। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी टिल्ट्स नज़र आ जाते हैं। ये जो विद मी और अगेंस्ट मी
वाला जो एक कल्चर है कि यहाँ पर आप मेरे साथ हैं, और फॉर दैट मैटर जैसे हनीफ भाई ने कहा यहाँ पर आप मेरे साथ हैं, यहाँ पर आप मुल्क के खिलाफ हैं। अमेरिका नॉट विद मी देन यू आर अगेंस्ट द कंट्री, इफ यू नॉट विद मी देन फिर आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करें, इफ यू नॉट विद मी तो फिर इसका मतलब है कि आप मुल्क का भला नहीं चाहते। ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं जो खान साहब की तरफ से भी आई हैं, उनके आपके बाकी पार्टी के लीडरान की तरफ से भी आई हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ये पोलैरिटी ज़्यादा नहीं क्रिएट कर रही है इस आपकी आवाम के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से वो जो अगेंस्ट वाला सेंटिमेंट है वो ज़्यादा ही कोई मेरे ख्याल से एंगर में निकल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है, उसमें असल एजेंडा पे डिस्कशन, डिबेट, डिस्कोर्स नहीं हो रहा, सिटिंग डाउन ऑन वन टेबल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फ्रस्ट्रेशन निकालने का जो तरीकाकार है, जो ज़ुबान है, अवाम उस तरह उसको ले नहीं रही है जिस तरीके से आई एम श्योर मच मोर ग्रूम्ड लीडर्स ऑफ द पार्टी आर डीलिंग विद, लेकिन अवाम उसको ऐसे नहीं ले रही। अवाम को मौका मिल गया कि वैसे ही हालात ख़राब है, फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई है, इसी तरह से अपना फिर हम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि जो हमारे साथ नहीं, हमारे लीडर के साथ नहीं है, उसकी ऐसे की तैसी। ये वाला कल्चर थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं फ्यूल कर। असल में ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये ना तो इमरान खान ने किया, ना PTI में, ये तो हमने नहीं किया। अच्छा, ये तो PDM ने खुद किया। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में हमेशा अगर किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़ पार्टियां इकट्ठी हुई हैं तो अपोजिशन में आके इकट्ठी हुई हैं। ये पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि जितनी भी पार्टियां थी, 13 की 13 पार्टियां, वो गवर्नमेंट में बैठ के एक अपोजिशन में एक शख्स है जिसके खिलाफ वो कैंपेन चला रहे हैं और वो चलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। पॉपुलैरिटी को डिनाई नहीं कोई कर सकता। नहीं, पॉपुलैरिटी है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, पॉपुलैरिटी तो तंग कर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गलत पॉपुलैरिटी। मैं आपको आज से बल्कि कुछ 1-2 महीने पहले मैं एक अखबार की हेडलाइन देख रहा था। हेडलाइन क्या थी कि 13 against 1। तो देखें, हेडलाइंस या ये मीडिया, जिस तरह आपने कहा सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि जी उस पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, लेकिन अगर कोई इलेक्शन भी होता है, कहीं भी पाकिस्तान में आज इलेक्शन हो तो इमरान खान जीत जाता है, अवाम इमरान खान की पॉपुलैरिटी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखें, आप इसको पॉपुलैरिटी का वो ना देना। देखें, अब ये हालात बनी इस तरह के हैं कि सारी पार्टियाँ एक तरफ हैं और अवाम को ये समझ आ गई है कि देखें जी, उनको बाहर से फरमान आता है कि आपने ये करना है। अपने मुल्क के मफाद में अगर आपकी कोई चीज़ है, इंडिया को देख लें। इंडिया एक तरफ जो है वो रूस से तेल ले रहा है, दूसरी तरफ वो UN में जाके तो जो क्या कहते हैं, जो करारदाद थी वो रशिया के खिलाफ, तो उसके उन्होंने मुखालिफत की, उन्होंने रूस का साथ दिया। ठीक है जी। इधर से वो अमेरिका जो है तो वो इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि जी ये हमारे डिफाइनिंग पार्टनर है, मतलब हमारे सबसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो इंडिया है, तो वो दोनों के साथ खेल रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारी तो कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं ना। हम तो अगर ये अब हम सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये तालिबान का हम कैसे डील करें, किस तरह। पॉलिसी ने काफी, आप पे ऑब्वियसली एलिगेशन है, PTI की फॉरेन पॉलिसी ने काफी ताल्लुकात खराब किए हैं बाकी ममालिक के साथ। देखें, खान साहब क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। खान साहब कहते हैं कि हमने पराए जंग नहीं लड़ने, हमें पराए जंग में आप ना डालें। तो सुनने को अच्छा हमारे नहीं सुनने, बट रियलिस्टिकली जरा देखें ना सर। नहीं रियलिस्टिकली यही तो बात है ना, कभी तो मजबूर होके तो इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। कभी तो आपने स्टार्ट लेना है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कभी तो आपने स्टार्ट लेना है। अगर पिछले 20-25 सालों से हम ये पराए जंग जो है इनका हमने ठेका उठाया हुआ है, ये कभी तो एंड होगा ना। एकदम से किसने बात की है, हम तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वही तो बात है ना, एकदम तो हमारे साथ हुआ है। पॉलिसी तो हमने ही, अगर खान साहब ने इमरान खान की हुकूमत में कोई पॉलिसी बननी थी तो वो अगर आप उसको चलने देते तो तब लोगों को पता चलता ना कि इमरान खान के क्या विजन था, वो क्या करना चाह रहे थे। लेकिन वो तो किसी ने चलने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने हुकूमत में आना था और 13 की 13 पार्टियों ने इस अवाम को अपने खिलाफ करना था, ये इनका काम था। अब ये क्या करें, अब अवाम रह गई है, अवाम ने डिसाइड करना है। ये वो डिसीजन के लिए भी नहीं जाना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। तो कभी वही मैं कह रहा हूँ कि PTI खुद भी कहती है कि भाई आप बेशक जितना डिले करेंगे इनकी तो आप हमारी तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो फिर मसला क्या। बस वही तो बात है, अब क्या करें, अब इनको तो डिले करने दें, फिर आपकी तो पॉपुलैरिटी वैसी बढ़ रही है। लेकिन यह है कि हमें मुल्क की फिक्र तो है ना, जो इस मुल्क और इस मईशत के साथ हमारे जो जिस तरह से आप देखें दिन ब दिन जो है तो मूडीज हमारे वो रेटिंग है वो गिरा रहा है। और उससे जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी कारोबारी लोग हैं, वो अपना पैसा जो है तो इस मुल्क से निकाल रहे हैं। वो पैसे डॉलर जो है वो ले रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। अफगानी जो अफगानिस्तान में हालात, जो अफगानी पाकिस्तान आ रहे थे, वो अब पाकिस्तान की जगह तुर्की और बाकी ममालिक जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान कोई स्टेबिलिटी है नहीं।
वो भी तो ये सारा देख रहे हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट एक और ब्रेक हमने लेनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद इस पर फर्दर हम एक्सपैंड करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब, सेनेटर जाहिद खान साहब और हनीफ रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू ग्राउंड जीरो। मेरा नाम है कैवान हामिद। सीधा जी चलते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू जाहिद खान साहब की तरफ। जाहिद खान साहब, पॉपुलैरिटी की थोड़ी बहुत बात हुई है, 13 अगेंस्ट 1 एक बड़ी स्टेटमेंट है सर। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? कुछ तो है जिसकी वजह से 13 पार्टियां एक ही पार्टी फॉर दैट मैटर एक ही लीडर के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। कुछ तो है जिसकी वजह से सारी आवाम साथ खड़ी हो रही है। बेशक वो सही है या गलत है, जिस भी वजह से है, एक आपको सोशल मीडिया पे भी पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है, आपको एक आवाम की एक उनके जलसे जुलूस में भी नज़र आती है एक काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन। तो फिर क्या आप कहेंगे कि इस पॉपुलैरिटी के हवाले से बीइंग इन अपोजिंग साइड टू पीटीआई, ये क्या वजह है कि आवाम ज़्यादा साथ देती हुई नज़र आ रही है पीटीआई के? देखिए जी, दो बातें हैं। एक तो जीशान की मेरे ख्याल में इतना एज नहीं है, उसने ये कहा कि पाकिस्तान में पहले बार हुआ, तो पाकिस्तान में पहले बार नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। पाकिस्तान में कई बार हुआ है लेकिन कामयाब नहीं हुए। ये ज़रूर सही था कि ज़रूर कामयाब नहीं हुआ था। ये अभी नो कॉन्फिडेंस हुआ था। लेकिन मुझे ये बता दें कि जो पार्टियां अभी यहाँ बैठे और ये हमारे साथ गिन रहे हैं, ये पार्टियां इनके साथ नहीं। ये कोलिशन गवर्नमेंट में कितने पार्टियां बैठे हुई थी, ये बता सकते हैं क्या? इनको तो मेजॉरिटी नहीं मिली थी। और 2018 के इलेक्शन को तो कोई भी नहीं, इन समेत हम कोई भी नहीं मान रहे थे। तो क्या ये इलेक्शन के लिए तैयार थे? ये करना चाहते थे? नहीं करना चाहते थे। माइशत को जिस तरीके से जब से देखे, आज अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कौन करवा रहा है? वो भी तो पीटीआई कर रही है ना। जलसे जुलूस, इलेक्शन करो, नहीं करो, ये करो, वो करो। लेकिन मेरे से अलग मसला है। मेरा मसला है पुख्तून की आने वाले नस्ल की बर्बादी को बचाने के लिए। मुझे मकसद अपने वाला लेना है कि मैं किस तरीके से अपने नस्ल को बचाऊं। आपको याद होगा एक दफा हमने कुर्बानियां दिए, अमन लेके आए, अपने सरों पे खेले। हमने 2018 में भी इलेक्शन में आए। मुझे समझ नहीं आती कि हम 2018 में भी इलेक्शन में अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे और दूसरे पार्टियां इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारे साथ 2013 में भी ये हुआ था। लेकिन हम फिर भी अपनी जगह पे खड़े हैं। जहां तक आप कहते हैं कि ये 11 पार्टी है या 13 पार्टी है, हम उसके साथ उस हद तक है कि हमने उसको सपोर्ट किया। बाकी जो मिनिस्ट्रीज बैठे हुए या जो एडवाइजर बैठे उसमें हमारा कोई हिस्सा है नहीं ना हमें, लेकिन हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? कि जो मुल्क जिस बर्बादी की तरफ जा रहा था, खारिजी पॉलिसी कहाँ थी? मुझे आप बता तो दे कि खारिजी पॉलिसी हमारे कहाँ थी? कहीं थी नहीं। अभी भी उसी तरीके से नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत स्टेबल होने नहीं दिया जा रहा है। इसको तो स्टेबल होने दे। हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है कि हमारे से वजारत जा रहे हैं तो हम रो रहे हैं कि हमारे वजारत में जाए। हमने तो कोई चीज लिया नहीं है। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे सूबे का जो सूरत हाल है, खानजादा साहब और मैं और ये हनीफ खान, हम उधर रहते हैं, हमारे अगले वाले नस्लें भी उधर रहते हैं। अगर हमने उनके लिए पुरअमन इलाका नहीं छोड़ा तो वो हमें गालियां गलौज। सर, आपने इस प्रोग्राम में मुझे तो बिल्कुल ही आइसोलेट ही कर दिया वैसे अपनी बातों से। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे जो सूरत हाल अभी इस वक्त चलती जा रही है, हम तो पाकिस्तान के आपकी मेहरबानी है कि आपने इस चीज को डिस्कस किया। मुझे इस नेशनल जो मीडिया हमारे, किसमें ये बात हो रही है? कल का जैसा कितने लोगों ने दिखाया, कल के जलसे पे क्यों कौन से लोग थे? सफेद झंडा था ना, उसमें कोई एक पार्टी नहीं थी, वो अवाम निकले थे। तो ये जब अवाम निकलती है तो उससे फिर खौफ आना चाहिए, क्योंकि फिर अवाम मैदान में होंगे तो मुझे फिर वो अगर रियासत कहाँ है, हुकूमतें कहाँ हैं, फिर हम किस चीज की इलेक्शन की बातें करते हैं? कि अगर लोग सूरत हाल ये हो तो फिर हमें तो पहले तो अमन लाना चाहिए ना, उसके लिए हमें जरूरी है। देखिए, हमें हमारे सूबे तक तो हमें एक पेज पे होना पड़ेगा। अगर हमारे सूबे में हम एक पेज पे नहीं होंगे तो हम अगर इल्जाम लगाएंगे फेडरेशन पे, हमारा हक है, लेकिन हम मिलकर इसको फेडरेशन को कह दे कि भाई आ जाओ, ये जो सूरत हाल है ये आप कंट्रोल करो। अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो बता दे, लेकिन हम तो साथ देंगे ना। अगर हम साथ नहीं देंगे, हम बता देते हैं, हम अपने आप को जान छुड़ाने के लिए, हमारा गवर्नर साहब वो 70 लाख रुपए वो खुद कह रहा था, वो जो उनका स्पोक्समैन था,
तालिबान का, वो कहते 70 लाख पे मैंने उनकी बात की थी, तो आप मुझे बता दें वो तो 70 लाख रुपए देगा, तो मैं क्या दूंगा, हनीफ खान क्या देगा, या हमारे जो जिशान खान है ये क्या देगा। ये सूरत हाल है वहां पे। मैं आपकी गुफ्तगू से 2-3 पॉइंट्स निकालना चाहूंगा सर, जो आपकी गुफ्तगू के बाद बड़ा अच्छा है कि मैं हनीफ भाई की तरफ ही जाता हूं, क्योंकि काफी कुछ क्रिटिकल और कुछ डेंजरस एस्पेक्ट्स हैं जो इसके अंदर हाईलाइट करते हैं जाहिद खान साहब। सर उन्होंने जैसे रीजन की बात की है, इस पश्तून एथनिसिटी की बात की है, एंड इसके अंदर याद होगा आपको कि 5-6 साल बल्कि 7 साल पहले भी हमने डेडिकेटेड एक प्रोग्राम किया था, उर्दू में भी किया था, पश्तो में भी किया था, एथनिक क्लेंजिंग के हवाले से जो बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी, और उस पर बहुत ज़्यादा एक ऐसा इतना डिस्कोर्स किया जाता आम आवाम के अंदर भी जो डेंजरस लेवल पे डिवीजन क्रिएट करने के हवाले से था। सर आज भी उस तरह की कुछ थोड़ी बहुत जिक्र किया जा रहा है, अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ है जाहिद खान साहब का, उसी चीज़ को थोड़ा बहुत वो भी हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ये पश्तून प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मुल्क का मसला है। मैं अगर पर्सनल लेवल पे भी अपनी बात करूं, मेरा ताल्लुक ठीक है, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद, मेरा गांव शकरपड़ी है, मैं वैसे तो एक पोटोहारी हूं, लेकिन केपी मेरे लिए भी उतना ही है पाकिस्तान का ऐसा, इट्स एज मच रीजन बिलोंगिंग टू मी एज एनीबडी एल्स। एंड अगर पश्तून पॉपुलेशन की भी बात करें, जितने पश्तून कराची में बसते हैं उतने शायद आपको केपी के काफ़ी इलाकों में नहीं मिलेंगे कुल मिला के भी। तो ये एथनिसिटी वाली चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए क्या? एक्चुअली ऐसा मसला है कि इसमें एक पश्तून एथनिसिटी क्लेंजिंग वाली कोई चीज़ एलिमेंट है? देखिए केवल एक तो जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं ना, तो अब तो एक मुल्क के फ़र्द का मामला जो है वो किसी दूसरे मुल्क के मामले, मुल्क का जो फ़र्द होता है उस पर भी असरअंदाज हो रहा होता है। ठीक जाए कि ये तो अपना सूबा, अपने मुल्क, अपने लोग हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान का मसला बन चुका है। ये पख्तून का, बलोची का, सिंधी का, किसी और ज़बान बोलने का वाले का नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, और इसका हल वाहिद हल है तो वो खैबर पख्तूनख्वा को होना पड़ता है। तो इस चीज़ से जो है तो हमें नुकसान होता है, पख्तूनों को नुकसान होता है। या और जैसे मैंने पहले कहा कि देखें जी, हमारे सिर्फ लोगों को नहीं, कारोबार को नुकसान होता है। हर एक चीज़, हमारा सूबा जो है वो पीछे चला जाता है कई साल, और उसको रिकवर करने में हमें टाइम लगता है। तो ये एक चीज़ है। तो इसीलिए मुल्क को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम यही कहते हैं कि ये, क्योंकि देखें ना, आज अगर इमरान खान पूरी दुनिया में लड़ रहा है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो कह रहे हैं जी मैं पूरे मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, तो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है ना, पाकिस्तान के लिए वो कुछ करना चाहता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर ये मसला, अगर ये पाकिस्तान को पीछे लेकर जाएगा तो पूरा पाकिस्तान पीछे जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक डिबेटेबल बात है। इसको बिल्कुल, इसको टाइम देना चाहिए, इसको देखना चाहिए। लेकिन हर एक चीज़ पे अगर आज हम बैठ के तबसरे करें कि जी ये इशू है पाकिस्तान में, वो इशू है, तब काम थोड़ा सही चलेगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि देखिए, इस मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इनको लगता है इनकी हुकूमत स्टेबल है, इनको लगता है कि इनका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर ये हमारी मौशी हालत इतनी बुरी क्यों है? जो पहले इमरान खान के टाइम पे थी और जो अभी मौशी हालत है, वो तो हम सबको नज़र आ रहा है, वो उसमें तो कोई चुपीड़ा की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इनको चाहिए कि इस पे सोचें। और ख़ान साहब हर एक चीज़ पे इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इलेक्शन का ऐलान करें तो हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं हर चीज़। I'll take this as the last comment obviously। यहीं पे मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा लास्ट कमेंट दें इस हवाले से कि इस वक्त मुल्क का मफाद किस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके होगा? व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ? देखें, सैलाब की सिचुएशन भी है, रिलीफ एक्टिविटीज़ भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये टेररिज्म वाला प्रॉब्लम भी अब वापस उजागर हो गया है, ये बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस। माशी हालात हमारे ठीक नहीं है। इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, इस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल सियासी लीडरान हैं वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें, एक टेबल पे आने की कोशिश करेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं। निशान साहब ने जैसा कहा कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ही लीड करता है आपके माशी इस्तेहकाम को। लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है अमन। अमन बुनियाद है। अगर एक जगह पर अमन नहीं होगा तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा बुज़दिल शे अगर दुनिया में कोई है तो वो है इन्वेस्टमेंट। वो जहाँ पे अमन नहीं होता, बदअमनी होती है, इन्वेस्टर तो वहाँ 1 रुपया नहीं लगाता, उनको पता होता है। तो फिर जब देखिए, जब अमन होगा, जब हर जगह सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, कानून की पासदारी होगी, लोग जो है वो अमन से रहेंगे, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर एक माशी इस्तेहकाम होगा। तो ये चेंज जो है ये चलता रहेगा।
बुनियादी चीज़ जो है वो है अमन व अमान। अगर अमन व अमान नहीं होगी तो फिर आप यकीन जाने आप कुछ भी कर लें, कोई भी पॉलिसी बना लें, कुछ भी कर लें, पाकिस्तान अगर इस नहज तक पहुंच चुका है तो उसकी वजूहात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ अमन व अमान की सूरत हाल का मामला रहा है, जो अब भी कुछ लोग चाहते हैं कि ये सूरत हाल पूरी दुनिया में एक ऐसा पोर्ट्रे करें कि पाकिस्तान में तो भाई बहुत बड़ी बदअमनी है, ताकि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट गलत है, बिल्कुल ये परसेप्शन जाएगा तो कौन इंटरेस्टेड है? एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अमन के बाद यकीनन जो है सियासी इस्तेहकाम और बिल्कुल आई थिंक सबसे फिटिंग स्टेटमेंट इसमें भी होती है, जहान है तो जहान है। एग्जैक्टली। जब लोगों की जानें खतरे तो में जहान है होगा। तो ऑब्वियसली उसके बाद जाके हम क्या बात कर रहे हैं सियासत की, हम क्या बात कर रहे हैं माशी हालात की। जब जाने खतरे में है तो हम ये सारी बातें करते हुए बहुत अजीब लगते हैं। तो सिक्योरिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अमन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और इसके लिए सियासी पार्टियों को और उनके लीडरों को आपस में भी अमन करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मुल्क की सिक्योरिटी की बात हो रही है, हमारे लोगों की बात हो रही है, हमारी आवाम की सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो इससे बढ़ कर के तो और कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि यही इन्हीं से मैंडेट लिया जाता है, इन्हीं से वोट्स लिए जाते हैं, इन्हीं के साथ इन्हीं के ऊपर कैंपेन्स भी की जाती हैं। तो अगर आवाम ही एक खौफ के माहौल के अंदर रह रही है तो फिर ये सियासत, माशी हालात, ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। इसी नोट पे मैं शुक्रिया अदा करता हुआ चलूँ सेनेटर ज़ीशान खान सादत साहब का, उसके अलावा हनीफ रहमान साहब का एंड सेनेटर ज़ाहिर खान साहब का, कि हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शमूलियत की, बहुत वैल्यूबल एडिशंस दी प्रोग्राम के अंदर, एंड इट्स वेरी इनलाइटनिंग एज वेल। आप लोग भी हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर भी, जब प्रोग्राम के चंक्स भी अपलोड होंगे और कंप्लीट एपिसोड भी अपलोड होगा, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से, टॉपिक के हवाले से। कोई अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान केवान हामिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।